Hello students, so in the previous lecture we were talking about the different types of T cells. ओके काफ़ी सारे टाइप्स के आपने T cells देखे, काफ़ी सारी टाइप की इम्यूनिटी देखी. तो आज के लेक्चर में विल डू द डिफरेंस बिटवीन द B cells एंड द T cells. ठीक है, तो आज B lymphocytes एंड T lymphocytes के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से गो थ्रू कर लिए, तो आपको पता है कि बी सेल क्या है, टी लिम्फोसाइट्स क्या है, बी लिम्फोसाइट्स क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, ये सब चीजें आपकी क्लियर होगी. सो नाउ टॉकिंग अबाउट बी लिम्फोसाइट्स. तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे डू नॉट माइग्रेट एट द साइट ऑफ एक्शन, या फिर साइट जहां पे उनका फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन एंटर हो गया है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे बी लिम्फोसाइट नहीं जाते हैं. ठीक है, दे डू नॉट माइग्रेट टू द साइट ऑफ एक्शन. साइट ऑफ एक्शन से व्हाट डू आई मीन, कि जहां पे कोई इंफेक्शन हुआ है जिस जगह पे, वहां पे खुद बी लिम्फोसाइट नहीं जाने वाला है. They do not migrate to the site of action. Action is where there is the pathogen, where there is the entry of a pathogen. ठीक है, T lymphocytes की अगर बात करते हैं, T lymphocytes की अगर बात करते हैं, so what they do is they reach to the site of action. जहां पे पैथोजन हार्म कॉज कर रहा है, जहां पे इंफेक्शन होना चालू हुआ है, वहां पे they would reach. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा they migrate to the site of action. They migrate to the site of action. ठीक है, ठीक है. The B lymphocytes, they act against the bacteria and viruses. Against bacteria and viruses that enters ब्लड एंड लिम्फ. जो बी लिम्फोसाइट से उन्हीं बैक्टीरिया वायरसेस के ऊपर एक्ट करेंगे जो ब्लड और लिम्फ में एंटर होगा. ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ. टी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं, सो दे वुड एंटर और दे वुड एक्ट अगेंस्ट pathogen, act against pathogens which enter cells, pathogens which enter cells. ठीक है, including protist and fungi. ठीक है, मतलब पैथोजेंस इंक्लूडिंग दी प्रोटिस्ट एंड फंगाई की बात हो रही है. तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो उन चीजों के ऊपर एक्ट करेंगे जो सेल के अंदर एंटर होकर सेल को हार्म कॉज कर रहे हैं. ठीक है, सो टी लिम्फोसाइट वुड एक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस व्हिच एंटर द सेल्स. ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रोटिस्ट एंड द फंगाई. सो दिस आर द पार्ट ऑफ व्हाट, दिस आर द पार्ट ऑफ अ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज अ पैथोजन. ठीक है, नाउ जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, आप कोई ऑर्गन किसी से एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो आपकी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, उसके अगेंस्ट में एक्ट कर सकती है. तो जो टी लिम्फोसाइट्स है, दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग टूवर्ड्स
the act against graft or tissue. Or transplant. It could be any of the what do you call, any of the organ. ट्रांसप्लांट का मतलब क्या हो सकता है? इट कुड बी लिवर, इट कुड बी एनी ऑफ द ऑर्गन, ठीक है. बट जो बी लिम्फोसाइट्स है ये एक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अ ग्राफ्ट. Do not act against graft. ठीक है. नाउ जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होता इम्यून सिस्टम के ऊपर, दे कैन नॉट इनहिबिट इम्यून सिस्टम, ठीक है. बल्कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं they have, they can cause inhibitory effect on immune system. They can cause inhibitory effect on the immune system, while the B lymphocytes cannot cause inhibitory effect on immune system. ठीक है. So these are the 4 important points of difference between a B lymphocyte and a T lymphocyte. Make sure आप इनको अच्छे से समझो और अच्छे से लिखो, ठीक है. तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है उस जगह पे जो बी लिम्फोसाइट से माइग्रेट नहीं करते हैं टू द साइट ऑफ एक्शन, टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, व्हाइल द टी लिम्फोसाइट्स दे माइग्रेट टू द साइट ऑफ एक्शन. ठीक है, क्लियर है. बी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं, सो दे एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट एंटर्स ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड और लिम्फ में जो बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर होंगे उनके ऊपर ही अपना इफेक्ट डालेंगे. बाकी जो टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, दे एक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, दैट इज डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, व्हिच एंटर सेल्स, जो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं. एंड दिस पैथोजेंस इंक्लूड्स द प्रोटिस्ट एंड द फंगाई एज वेल. ठीक है. They do not act against the graft or the tissue. For example, if you have a transplantation, आपने कोई चीज किसी डोनर से एक्सेप्ट करी है, तो अगर आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उस इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में देयर इज नो बी लिम्फोसाइट पार्टिसिपेटिंग. इसलिए मैंने लिखा है डू नॉट एक्ट अगेंस्ट द ग्राफ्ट एंड द टिश्यू. व्हाइल जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. सो दे एक्ट अगेंस्ट ग्राफ्ट एंड ट्रांसप्लांट. ठीक है. नाउ टी लिम्फोसाइट की एक और बात करें तो दे कैन कॉज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम. ये क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम के ऊपर एक इनहिबिटरी इफेक्ट कॉज कर सकते हैं. बल्कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, दे कैन नॉट कॉज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंस. लेट्स मूव अहेड and talk about antigen. What is an antigen? ठीक है. एंटीजन जो नाम है उसी के अंदर अगर आप देखो, आपको ये बात तो पता है कि आपकी बॉडी में अगर कोई एंटीजन एंटर होगा तो आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और उसके सामने क्या रिलीज होता है? उसके सामने आपकी इम्यून सिस्टम रिलीज करती है एंटीबॉडीज. ठीक है. एंटीबॉडी इज ओनली रिलीज्ड व्हेन द एंटीजन एंटर्स योर बॉडी, है ना. नॉर्मली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा. एंटीबॉडी फाइट्स अगेंस्ट द एंटीजन. ठीक है. सो अगर अपन वर्ड देखें एंटीजन,
तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एंटी this means antibody. Anti means antibody and gen means generating, antibody generating. Got the idea? ठीक है, एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी, एंटी का मतलब एंटीबॉडी, जन का क्या होता है जनरेटिंग, मतलब एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट करवाता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। नाउ यहां पे लिख देता हूं मैं, causes release of antibody from immune system, causes release of antibody from the immune system, ठीक है। नाउ एक और टर्म मैं आप मेंशन करता हूं, हैप्टेन। ठीक है, अगर हैप्टेन की मैं बात करता हूं, एंटीजन क्या करता है, एंटीजन कॉजेस रिलीज ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, अ फॉरेन पार्टिकल इज एन एंटीजन। हैप्टेन क्या है, हैप्टेन इज अ इनकम्प्लीट एंटीजन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इनकम्प्लीट एंटीजन, ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है इसलिए वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करवा पाएगा। सो इनकम्प्लीट एंटीजन विच इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस or not capable to release antibody from immune system, ठीक है। सो एंटीजन क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उससे एंटीबॉडी रिलीज करवाएगा, ठीक है, रिलीज ऑफ एंटीबॉडी। बट हैप्टेन की अगर बात करते हो तो ये क्या चीज है, दिस आर इनकम्प्लीट एंटीजेंस, ठीक है। तो इनकम्प्लीट इसलिए दे आर नॉट केपेबल टू रिलीज एंटीबॉडी फ्रॉम इम्यून सिस्टम, दे आर नॉट केपेबल टू रिलीज एंटीबॉडी फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, ठीक है। बट इफ दे बाइंड टू सर्टेन प्रोटीन्स इन अ बॉडी, अगर ये हैप्टेन्स सर्टेन प्रोटीन्स को बाइंड कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो देन दे बिकम कैपेबल to release antibodies from the immune system. But if they bind to certain proteins in our body, then they become capable to release AB's antibody from immune system, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना पड़ेगा। हैप्टेन्स इनकम्प्लीट एंटीजन है, बट अगर वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं, सर्टेन प्रोटीन्स इन आवर बॉडी से अगर बाइंड कर जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, दे वुड बी एबल टू रिलीज एंटीबॉडीज फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो डन विद हैप्टेन। एंटीजन की बात कर लेते फिर से।
अगर डिफाइन करना है एंटीजन को तो वी कैन पुट इट एज दे आर लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर लार्ज molecules, usually they can be proteins or they can be polysaccharides हो सकते हैं, proteins हो सकते हैं, और they can be बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, और एनी स्ट्रक्चर सच एज, कुछ भी ले सकते हैं, वी कैन लेट्स से फेदर ऑफ अ बर्ड, ठीक है, इट कुड बी एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, अगर एंटीजन को डिफाइन कर रहा हूं मैं तो आई कैन पुट इट एज a large macromolecule, usually it could be a protein, polysaccharides, or it could be bacteria, viruses, or it could be any structure such as a feather of a bird, or the egg yolk हो सकता है, egg white हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद एंटीबॉडी का अगर प्रोडक्शन करवाता है तो यस यू कैन टर्म इट एज द एंटीजन, ठीक है। एक एंटीजन की बात करता हूं मैं, विच इज द एच एंटीजन। आपको पता होगा आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है और उसके बेसिस पे ही आप ब्लड ग्रुप बनाते हो। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो आप बोलते हो कि द ब्लड ग्रुप इज ए, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर तो आप बोलते हो बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो आप बोलते हो ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर एंटीजन एब्सेंट है तो आप बोलते हो ओ ब्लड ग्रुप है। तो उसी तरीके से जो एच एंटीजन है, दिस इज प्रेजेंट बट इज कॉमन टू ऑल द ब्लड ग्रुप्स। इट इज कॉमन टू ऑल दी ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर सब में कॉमन है तो क्या होगा, अगर किसी बंदे के पास एच एंटीजन प्रेजेंट है और आपको ब्लड चाहिए तो आप उससे ले सकते हो, ठीक है। तो इट इज कॉमन टू ऑल दी ब्लड ग्रुप्स द एच एंटीजन, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन क्या है, देयरफॉर यूजुअली नॉट कंसीडर्ड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं या ब्लड डोनेट करने की बात करते हैं तो उस केस में आप कंसिडर नहीं करते हो इस चीज को, क्योंकि ये क्या है, इट इज कॉमन टू ऑल दी ब्लड ग्रुप्स। सब ब्लड के अंदर ए ब्लड ग्रुप ले लो, बी ब्लड ग्रुप ले लो, ओ ब्लड ग्रुप ले लो, ए बी ब्लड ग्रुप ले लो, सबके पास एच एंटीजन तो प्रेजेंट ही होगा, इसलिए इट इज कंसिडर्ड कॉमन टू ऑल दी ब्लड ग्रुप। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट इज नॉट कंसीडर्ड, नॉट considered during blood transfusion, clear है, because it is common, ठीक है। A is not common, A is present in some of them, some किसी के पास नहीं है, किसी के पास है, तो A is not common, B is not common, AB is not common, but H antigen that is located on the RBC is common, ठीक है। इसीलिए it is not considered during blood ट्रांसफ्यूजन, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, भिडे एटाल, अगर भिडे एटाल दैट इज नेम, अगर भिडे एटाल की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो भिडे, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एंड एटाल का मतलब क्या होता है, उसका पूरा ग्रुप, उसकी पूरी टीम। दिस इज नेम
ऑफ साइंटिस्ट, और एटाल का मतलब क्या होता है, उसकी जो टीम है ना, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम दे आर कंसिडर्ड एज एटाल. सो भिडे एटाल इन द ईयर 1952 they came up with a blood group that is Bombay blood group. Discovered a rare blood group. Discovered a rare blood group that is Bombay blood group. That is the Bombay blood group, or also considered as the OH blood group. Also considered as the OH blood group. ठीक है, ये वो ब्लड ग्रुप है जिसके पास H एंटीजन एब्सेंट है. जैसे मैंने अभी बताया, H एंटीजन क्या है, सबके पास कॉमन है, बट एक्सेप्शन तो हर जगह पे होता है ना. तो देयर इज अ ब्लड ग्रुप विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ H एंटीजन. ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप या फिर OH ब्लड ग्रुप. तो क्या पॉइंट लिखेंगे इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डज not contain H एंटीजन. H एंटीजन इसके पास एब्सेंट है. समझ में आ गया. तो मैंने बोला H एंटीजन सबके पास कॉमन है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. तो उन एक्सेप्शन में कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप आता है. ठीक है, और द OH ब्लड ग्रुप आता है जिसके पास H एंटीजन क्या है, डज नॉट कंटेन H एंटीजन. H एंटीजन एब्सेंट है. ठीक है, नाउ एंटीजन के अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, ये लिखा अपने एंटीबॉडी. एंटीबॉडी की अगर बात करें, व्हाट आर दिस एंटीबॉडीज, कॉजेस रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज. तो यार ये एंटीबॉडीज है क्या, सो दिस एंटीबॉडीज, इनका दूसरा नाम क्या है वो भी लिख देता हूं मैं. दिस आर दे आर टर्म्ड एज एग्लूटिनिन. टर्म्ड एज एग्लूटिनिन. तो क्या है, दिस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, आर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स. consisting are glycoprotein structures consisting two light chains and two heavy chains. जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, इट इज ग्लाइकोप्रोटीनेशियस. ठीक है, और किससे बना है, तो वहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू लाइट चेन एंड टू हेवी चेन. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी एंड लेट्स सी वेयर डज द एंटीजन बाइंड टू द एंटीबॉडी. Structure of एंटीबॉडी. एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वाई शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. दिस इज गोइंग टू बी वाई शेप.
So I need to make Y and these are termed as heavy chains. These are termed as heavy chains. ठीक है, और इसी के साथ there is also presence of light chain. ठीक है, तो ब्लू में जो मैं दिखा रहा हूं ये कौन सी चेन है, ये लाइट चेन है. ठीक है, so there is the heavy chain. Heavy chain is the blue ones, I'm sorry, the black ones. ये किसका स्ट्रक्चर, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज सपोज टू बाइंड विद द एंटीजन. और इसका प्रोडक्शन कब होगा, इसका प्रोडक्शन इम्यून सिस्टम करेगी. कब करेगी, जब बॉडी में एंटीजन की एंट्री होगी. ठीक है, तो मैंने जो ब्लैक कर दी है वो क्या है, दैट इज अ डार्क चेन and the blue one is the light chain. ठीक है, नाउ जो एंटीजन होता है वो एंटीजन आके यहां पे बाइंड करता है. जो स्पेस आपको दिख रही है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है. ठीक है, अभी अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, this is the heavy chain, this is the heavy chain, and this is the light chain, the heavy chain and the light chain. अगर ये पूरा स्ट्रक्चर देखें, इसको मैं दो में डिवाइड कर सकता हूं. इस तरीके से, क्योंकि ये जो पोर्शन है दिस इज द वेरिएबल पोर्शन विच कीप्स ऑन चेंजिंग. ये जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन क्या है, ये वेरिएबल पोर्शन है, ये चेंज होता रहेगा. दिस इज द वेरिएबल साइड, इट वुड कीप ऑन चेंजिंग. और बाकी का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगर यहां से लेके यहां तक देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कांस्टेंट रीजन है. दिस इज दी कांस्टेंट रीजन विच इज रिटन एज FC. ये पूरा जो रीजन है विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज नोन एज द कांस्टेंट रीजन. व्हाइल ये वाला जो पोर्शन है, okay, this is going to be termed as what, variable region or the variable site. This is the variable region and it is written as FAB. ठीक है, so इतना जो पोर्शन है एंटीबॉडी का जो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन, it is known as the variable region. This would keep changing while the rest of the portion of the antibody it does not change, so it is termed as the constant region. ठीक है, which is written as FC. Heavy chain and light chain तो आपको क्लियर हो गया. ब्लू वाला is light chain, heavy chain is the black one and this portion is going to keep changing. Now एक और चीज जो अपन को याद रखनी है, एक और टर्म मैं मेंशन करता हूं कि जो एंटीजन है वो कहां पे आके बाइंड होता है. तो एंटीजन आके बाइंड होता है इस पोर्शन. लेट्स से ये कोई पर्टिकुलर एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड हो गया, और पैथोजन और वायरस और एनीथिंग. ठीक है,
आप देख लो, दिस इज द हेवी चेन, दिस इज द लाइट चेन, इनके बीच में आके बाइंड हो गया। तो ये जो रीजन है एंटीजन का, जो क्या कर रहा है, द होल पोर्शन ऑफ द एंटीजन इज नॉट बाइंडिंग विद द एंटीबॉडी, ओनली सम पोर्शन ऑफ द एंटीजन इज बाइंडिंग, दैट पोर्शन इज नोन एज द एपिटोप, दैट पोर्शन इज नोन एज, तो एपिटोप को डिफाइन कैसे करेंगे? सो दैट इज द साइट ऑफ एंटीजन। ये अपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया है, ये ग्रीन को मैं एंटीजन कंसिडर कर रहा हूं, तो साइट ऑफ एंटीजन विच बाइंड्स टू एंटीबॉडी। एंटीजन का जो पोर्शन एंटीबॉडी से बाइंड करता है, साइट ऑफ एंटीजन विच बाइंड्स विद द एंटीबॉडी इज नोन एज एपिटोप। ठीक है, तो उसी तरीके से एंटीबॉडी का भी तो पोर्शन है, ये जो ब्लैक और ब्लू है वो अंदर का जो साइट है, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन होगा जहां से एंटीजन आके बाइंड हो जाएगा, तो उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? सो दैट पोर्शन इज नोन एज पैराटोप। क्या बोलेंगे? पैराटोप। तो पैराटोप को अगर डिफाइन करना तो कैसे करेंगे? सो पैराटोप के लिए मैं लिखूंगा दैट इज द साइट ऑफ एंटीबॉडी, इट इज द साइट ऑफ एंटीबॉडी which binds to antigen. ठीक है, सिंपल एंड इजी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द एंटीबॉडी, दिस इज द एंटीबॉडी एंड दिस इज द एंटीजन, तो एंटीजन अगर हाँ किस तरीके से बाइंड हो रहा है एंटीबॉडी से, तो एंटीजन का जो ये वाला साइट है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एपिटोप। ठीक है, वाइल एंटीबॉडी का ये जो साइट है जिससे एंटीजन आके बाइंड होगा, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज पैराटोप। ठीक है, सो दो टर्म्स मैंने आपको दे दिए, पैराटोप एंड एपिटोप। ठीक है, एक और बात जो अपन को याद रखना है कि जो आपको चेन दिख रही है, ठीक है, ये इनके बीच में जो बाइंडिंग हो, लाइट चेन है, ये दो हैवी चेन आपको दिख रही है, इनके बीच में जो बाइंडिंग होगी, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहां पर अपन मेंशन कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ disulfide bond between heavy chains and light chain. सिंपल एंड इजी। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर अपने बताया है ये किसका है? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? वेरिएबल रीजन है। ये चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन दी एंटीजन। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? वेरिएबल रीजन नाम दिया। बाकी का पोर्शन चेंज नहीं होगा, बाकी का पोर्शन कांस्टेंट रहेगा, इसलिए क्या नाम दिया है? कांस्टेंट रीजन, एफसी। ठीक है, और ये जो चेन है, द लाइट चेन एंड द हेवी चेन, उनके बीच में बॉन्डिंग जो होगी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, और जो एंटीजन का पोर्शन एंटीबॉडी से बाइंड होता है, द साइट ऑफ एंटीजन व्हिच बाइंड्स with the antibody, that site is known as epitope, while the site of antibody which binds with the antigen, that is known as paratope. ठीक है, we have another term for epitope as well. It is termed as antigenic determinant. यहाँ पे लिख देता हूँ, it is also termed as antigenic डिटर्मिनेंट। तो आप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोल दो या एपिटोप बोल दो, इट्स गोइंग टू बी दी सेम। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। नाउ पैराटोप और एपिटोप जब बाइंड हो जाएंगे ना, एपिटोप किसका पोर्शन है? एंटीजन का पोर्शन है। पैराटोप किसका पोर्शन है? एंटीबॉडी का पोर्शन है। तो ये जब दोनों बाइंड हो जाएंगे तो क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहां पे मेंशन करते हैं, लिखते हैं पैराटोप प्लस
एपिटोप, पैराटोप प्लस एपिटोप क्या बनाता है? इट फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? So I hope this is clear. Paratope, epitope, the structure of antibody. ठीक है? So now in the next lecture we'll move ahead and we'll talk about different types of antibodies or the different classes of antibodies. ठीक है? So make sure go through the lecture properly. अच्छे से notes बनाओ, अच्छे से video lecture को सुनो, because every content what I say, what I write is very very important. क्योंकि competitive exam में कुछ भी आ सकता है, तो you have to be prepared. ठीक है? कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ जो मैंने नहीं लिखी है, make sure करो आप अपने notebooks में उसको note कर लो. Clear है? So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll talk about classes of antibodies. Okay? Thank you so much.